मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमारा केमिकल काइनेटिक्स का अब लास्ट पार्ट चल रहा है। अभी एक दो दिन में थ्योरी खत्म भी हो जाएगी और फिर हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर देंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है ये देखा था ग्राफिकल मेथड से। उसका रीजन भी हमने देखा है। तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इंक्रीज। व्हाई दिस इज सो? तो इसका रीजन हमने बताया कि जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू EA और ग्रेटर देन दैट इंक्रीजेस। और इसके लिए हमने बच्चों एक ग्राफ निकाला था। तो ये लोअर टेम्परेचर का ग्राफ है और ये हायर टेम्परेचर ग्राफ है और यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी। तो देखो लोअर टेम्परेचर पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, उससे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ही कम है, वो कोलाइड भी कम होंगे तो प्रोडक्ट भी कम तैयार करेगा, रिएक्शन स्लो रहेगी। लेकिन वही हायर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर बदलने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं बदलती, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। व्हेनेवर वी चेंज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेवर चेंजेस, वो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन क्या होगा फिर? तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू EA और ग्रेटर देन दैट इंक्रीजेस, और ये फ्रैक्शन बढ़ने की वजह से फिर रेट क्या होता है? बढ़ता है। तो कल हमने ग्राफिकल मेथड से ये देखा था बच्चों, एक्सप्लेन भी अच्छे से किया था। ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हमें वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, इसके लिए इक्वेशन डिराइव करना है। मतलब अगर मुझे एक टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 मालूम है तो दूसरे टेम्परेचर T2 पे मुझे रेट कांस्टेंट K2 निकालते आना चाहिए, बराबर है। तो बाय नोइंग द रेट कांस्टेंट K1 एट टेम्परेचर T1 वी कैन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट K2 एट एनी अदर टेम्परेचर T2। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इक्वेशन डिराइव करना है। तो हमने कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन से K का फॉर्मूला तैयार किया था, आरएनएस इक्वेशन तैयार किया था। क्या था आरएनएस इक्वेशन? K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। जैसे log एक फंक्शन है वैसे E भी एक फंक्शन है, बराबर है। तो जैसे log एक फंक्शन है वैसे E भी एक फंक्शन है। तो आरएनएस इक्वेशन हमें मिला था कोलिजन थ्योरी से। तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अब क्या करेंगे बच्चों? हम इस इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन 1 का हम लॉग लेंगे विथ बेस E। तो टेक लॉग टू द बेस E ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पर हम लॉग टू द बेस E अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लॉग ऑफ K टू द बेस E इज इक्वल टू लॉग ऑफ A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ऐसा आएगा। अब log ऑफ A इंटू बी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? log ऑफ A प्लस बी। तो ये A है और ये B है समझो। तो log ऑफ ए बी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? log ऑफ A प्लस बी। तो log ऑफ K टू द बेस E इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों में? log ऑफ A टू द बेस E प्लस log ऑफ E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT टू द बेस E, बराबर है। अब A टू द पावर x का log कैसे निकालता है? log ऑफ A टू द पावर x को हम कैसे लिखते हैं? x log ऑफ A। तो वैसे मैं log ऑफ E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT को कैसे लिख सकता हूं? ये log ऑफ K एज इट इज, ये log ऑफ A एज इट इज, ये माइनस EA अपॉन RT इधर आ जाएगा और ये क्या बचेगा? log ऑफ E टू द बेस E। log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 होता है। सिमिलरली log ऑफ E टू द बेस E भी क्या होता है? 1 होता है। तो हमें क्या मिलेगा? log ऑफ K इज इक्वल टू log ऑफ A टू द बेस E माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन मिलेगा बच्चों। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। log टू द बेस E, देखो तो log टू द बेस E ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस log ऑफ A। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। तो आरएनएस इक्वेशन का
हमने log लिया टू द बेस ई और उसे सिंप्लीफाई करते गए तो फाइनली हमें क्या मिला, log ऑफ k टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस log ऑफ a टू द बेस ई। हमें ये इक्वेशन मिला। अब log ऑफ एनी नंबर टू द बेस ई ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज टू नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए यूज टू कौन है, log टू द बेस 10, और इसलिए इस log टू द बेस ई को हम कन्वर्ट करेंगे log टू द बेस 10 में। तो log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ k। तो log टू द बेस ई के जगह पे क्या रखा हमने, 2.303 log टू द बेस 10, ये वैल्यू है log टू द बेस ई की। तो इसके जगह पे हमने उसकी वैल्यू रख दी 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, माइनस ए अपॉन आर टी प्लस, अब log टू द बेस ई ऑफ a को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या आएगा 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 2.303, तो क्या मिलेगा मुझे, log टू द बेस 10 ऑफ k 2.303 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन क्या आएगा बच्चों नीचे 2.303 आर टी प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a। ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा टू द बेस 10। तो यही इक्वेशन है वो, यहाँ पे log टू द बेस e था, यहाँ पे log टू द बेस 10 है। तो log टू द बेस 10 ज़्यादा यूज टू है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या मिला मुझे फाइनल इक्वेशन, log टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log ऑफ a टू द बेस 10। तो इस तरह का मुझे इक्वेशन मिल गया, बराबर है। अब मुझे मालूम है कि जब जब मैं टेम्परेचर बदलता हूं तो रेट कांस्टेंट बदलता है, इसलिए रेट बदलता है, बराबर है। तो समझो, इमेजिन कीजिए, इसको नंबर दे देते हम 3। अब इमेजिन कर दीजिए व्हेन टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 देन रेट कांस्टेंट K कितना होगा, K1, एंड T इज इक्वल टू T2 जब होगा देन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होगा, K2। तो जब मैं यहाँ पे T1 लिखूंगा तो यहाँ पे K1 लिखना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ पे T2 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, K2। देयरफॉर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, एट T1 टेम्परेचर क्या मिलेगा भाई मुझे, एट T1 इक्वेशन क्या मिलेगा, log टू द बेस 10 ऑफ K1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 R इंटू T1 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ A। देखो, टेम्परेचर बदलने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। एट टेम्परेचर T2 हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, log टू द बेस 10 ऑफ K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ A। इसको नंबर देंगे 4 और इसको नंबर देंगे 5। ठीक है, तो हमने 4 और 5 नंबर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ K2 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ K1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, माइनस ये अपॉन 2.303 R T2 प्लस log ऑफ A टू द बेस 10 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1 प्लस log ऑफ A टू द बेस 10। अबे माइनस प्लस माइनस होगा, इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो प्लस log ऑफ A टू द बेस 10 माइनस log ऑफ A टू द बेस 10 क्या होगा, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए अपॉन 2.303 R T2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ई ए अपॉन 2.303 R T1 आएगा। तो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ A माइनस log ऑफ B को कैसे लिखते हैं हम, log ऑफ A अपॉन B। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे
ये अपॉन 2.303 हम कॉमन निकालेंगे, ये अपॉन 2.303 आर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो log टू द बेस 10 ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है। देखो टेम्परेचर T1 पर मुझे अगर K1 मालूम है तो किसी भी दूसरे टेम्परेचर T2 पे मैं क्या कर सकता हूँ K2 निकाल सकता हूँ। तो ये इक्वेशन हमें इस तरह से डिराइव करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये डेरिवेशन है, वेरिएशन है रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। हाउ कैन वी रीड दिस फार्मूला, log टू द बेस 10 ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू A अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज हमें कैलकुलेट करते आएगी। तो ये था बच्चों डेरिवेशन फॉर वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। अब रेट कांस्टेंट एंड टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। जब जब के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा, तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, कम। तो whenever value of rate constant is more, reaction is fast, and reaction fast है तो आधा रिएक्शन होने के लिए समय कम लगेगा। मतलब rate constant is inversely proportional to the rate constant is inversely proportional to the half life period। तो हमारे समझो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें मालूम है K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। येते का पायरे है तिकडे, येते का पायना विचार। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, या फिर मैं 0.693 कांस्टेंट है, ये इक्वल टू साइन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर बाकी सारे रिएक्शन के लिए भी ये फंडा एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। जब जब रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन फास्ट होगी बच्चों, और जब भी कभी रिएक्शन फास्ट होगी तो आधा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए समय हमेशा कम ही लगेगा, मतलब टी हाफ की वैल्यू क्या रहेगी, कम। तो इसलिए टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं हम, के बोल सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट के जगह पे मैं लिखूंगा वेरिएशन ऑफ हाफ लाइफ विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ हाफ लाइफ विथ टेम्परेचर। मतलब T1 पे मुझे टी हाफ 1 मालूम है, तो किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे मैं क्या कर सकता हूं, रिएक्शन का टी हाफ निकाल सकता हूं, बराबर है। तो अगर एक टेम्परेचर पे मुझे रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड मालूम है, तो किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे मैं उसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकता हूं। तो अभी हमने देखा है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो टी हाफ 1 is inversely proportional to the K1 and T half 2 is inversely proportional to K2। अब जाहिर है कि K1 is a rate constant at temperature T1 and K2 is a rate constant at temperature T2। तो T half 2 क्या होगा, half life period at temperature T2 and T half 1 क्या होगा, half life period at temperature T1। तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, K2 की वैल्यू क्या है, 0.693 अपॉन टी हाफ 2। K1 की वैल्यू क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 0.693 अपॉन क्या आएगा रे, टी हाफ 1। तो 0.693 कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 मिलेगा, बराबर है। तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू हमें मिल गई टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। K2 ऊपर है तो टी हाफ 2 क्या आएगा, नीचे आएगा। K1 नीचे है तो टी हाफ 1 कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इक्वेशन जो लास्ट वाला हमने देखा था, कौन सा, ये 6 वाला इक्वेशन जो हमने 6 वाला देखा था, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। मतलब किसी भी एक टेम्परेचर पे मुझे रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड मालूम है, तो किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे मैं उसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकता हूँ।
तो हमने वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर के साथ साथ क्या देख लिया है, वेरिएशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड विद टेम्परेचर भी देख लिया है। तो क्या है बच्चों उसका फॉर्मूला, log of T12 अपॉन T12 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये वेरिएशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड है विथ टेम्परेचर। तो दोनों इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। अब हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको एक सवाल आएगा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, क्यों डिराइव द इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ हाफ लाइफ विथ टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से डिराइव करते आएंगे। समझ में आया बच्चों? तो आप ये वीडियो रिवाइज करके देख लो, इक्वेशन आपको डिराइव करते आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टी हाफ के फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन, log of T12 अपॉन T12 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट क्या रहेगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इक्वेशन हमें ये डिराइव करते आना चाहिए। हाँ, हालांकि आज तक इस पर सवाल नहीं पूछा गया है। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी बहुत कम दिखाई देते हैं हमें। जब हम एमसीक्यू की किताबें सॉल्व करने जाएंगे तो ये फार्मूला यूज करने का हमें कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि किताबों में मतलब 4-5 किताबें ढूंढेंगे तो एक खादा न्यूमेरिकल मिलेगा ही नहीं शायद। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे 10-15 किताबें ढूंढेंगे तो एक आधा न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो इस टॉपिक पर नीट में न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। बोर्ड में इस पर सवाल बन सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव द इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ऐसा सवाल थियोरेटिकल सवाल आ सकता है 2-3 मार्क के लिए, लेकिन ये ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल के लिए भी, क्योंकि किताबों में इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। अब लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रेट कांस्टेंट। अब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट देखा है, अच्छे से समझ भी लिया है। जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है। हालांकि ये हर बार ट्रू नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रू होगा किसके केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, बराबर है। तो ये ट्रू होगा ओनली इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्ट कॉमन है, इसलिए ये जनरल स्टेटमेंट भी हमने बना दिया है। अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ये ऐसा पदार्थ है जो रिएक्शन का रेट चेंज करता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, बराबर है, या फिर विथ टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है बाय टेकिंग और विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन कैटलिस्ट, the substance which can alter the rate of reaction with or without taking part in a chemical reaction, बराबर है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, the substance which can alter the rate of reaction with or without taking part in chemical reaction। तो कभी कभार कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ वो साइट अवेलेबल कर देगा रिएक्शन के लिए। और कभी कभार कैटलिस्ट रिएक्ट होगा किसी तो भी एक रिएक्टेंट के साथ, हाईली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा और रेडिली डिकम्पोज होगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो कैटलिस्ट रिएक्ट भी हो सकता है या फिर रिएक्ट नहीं भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हमें मेंशन करना पड़ेगा डेफिनेशन में। कैटलिस्ट सिर्फ रेट को बढ़ाता है ऐसा नहीं है, रेट को अल्टर करता है, ज्यादा है तो कम करेगा और कम है तो ज्यादा करेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कैटलिस्ट, बराबर है। तो हम कैटलिस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे ब्रॉडली, तो लास्टली एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है, द सब्सटेंस which can alter the rate of reaction with or without taking part in chemical reaction, इसको बोला जाता है कैटलिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर कैटलिस्ट को हमने क्लासिफाई किया है 3 अलग अलग कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब आपको ध्यान में आया होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे बोला जाता है, द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। अब आपको इसका भी मतलब समझ में आया होगा, द कैटलिस्ट which decreases the rate of reaction is called as a negative catalyst। और एक है पॉइजन कैटलिस्ट, या सिंपली उसे पॉइजन्स भी बोला जाता है, पॉइजन्स भी बोला जाता है। तो पॉइजन्स ऐसे पदार्थ है जो केमिकल रिएक्शन को तुरंत क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, बराबर है। तो इस तरह से हम कैटलिस्ट को उसके बेसिस, नेचर के बेसिस पर से अलग अलग क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी रेट को बढ़ाने वाला,
नेगेटिव कैटलिस्ट यानी रेट को कम करने वाला, एंड पॉइजन कैटलिस्ट यानी रिएक्शन को स्टॉप करने वाला. The catalyst which increases the rate of reaction called as positive catalyst. The catalyst which decreases the rate of reaction is called as negative catalyst, and the catalyst which stops the reaction is called as poison catalyst or simply poison. लेकिन इस चैप्टर में हमने बात की है, हमने डिस्कस किया है कि इसके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए जब भी हमें कैटलिस्ट बोला जाएगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन ब्लैंक स्पेस, तो आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस. क्योंकि आपको कैटलिस्ट के जगह पे क्या समझना है? हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट समझना है. तो जब भी कहीं कैटलिस्ट वर्ड आएगा तो उसके जगह पे आपको क्या पढ़ना है? पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ के उस हिसाब से आंसर देना है. तो व्हेनेवर वी यूज कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ऐसा हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ किसे डिस्कस किया गया है? पॉजिटिव कैटलिस्ट को. समझ में? अब जो कैटलिस्ट की एक्शन है रेट को चेंज करने की, उसे क्या बोला जाता है? कैटालिसिस बोला जाता है. क्या बोला जाता है उसे? कैटालिसिस बोला जाता है. द फिनोमिनॉन बाय द वर्च्यू ऑफ विच कैटालिस्ट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालिसिस. तो जो भी इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, जो भी उसका काम है, उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस. द फिनोमिनॉन बाय द वर्च्यू ऑफ विच catalyst can alter the rate of reaction is called as catalysis. Catalysis दो प्रकार का है. एक है homogeneous catalysis. एक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? homogeneous catalysis बोलते हैं. अब homogeneous catalysis किसे कहेंगे? तो जब reactants and catalyst ये दोनों होमोजीनस मिक्सचर तैयार करेंगे, तब उस कैटालिसिस को क्या बोला जाएगा बच्चों? होमोजीनस कैटालिसिस बोला जाएगा. बराबर है. द कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन ओनली वन फेज इज कॉल्ड एज होमोजीनस कैटालिसिस. एक बार वापस से देख लो डेफिनेशन क्या है. द कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स are present in only one phase is called as homogeneous catalysis. मतलब reactant and catalyst एक दूसरे में thoroughly mix होंगे और क्या तैयार करेंगे? homogeneous mixture, और इसलिए उसे क्या बोला जाता है? homogeneous catalysis. For example, हमारा जो ester है वो water soluble है, acid जो है वो भी क्या है? water soluble है, और जब मैं ester का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आश्रिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है बच्चों वो किसका एग्जांपल होगा? होमोजेनस कैटालिसिस का. क्योंकि एसिड भी वाटर सोल्यूबल और एस्टर भी वाटर सोल्यूबल, मतलब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक ही सॉल्यूशन बनाएंगे, एक ही फेज दिखाई देंगी. इसलिए ये किसका एग्जांपल है? होमोजेनस कैटालिसिस का. तो यहाँ पे कैटालिस्ट का रोल कौन प्ले करता है? H पॉजिटिव आयन, दैट इज एसिड. तो ये होमोजेनस कैटालिस्ट का एग्जांपल है. अब ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, आपने देखे भी है. तो हाउ कैन वी डिफाइन होमोजेनस कैटालिसिस? The catalysis in which reactants and catalyst are present in only one phase is called as homogeneous catalysis. उसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिया, कोट किया. कौन सा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की भी बात कर सकते हो यहाँ पे, वो भी किसका एग्जांपल है? होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है. अब होमोजेनस कैटालिसिस में कैटालिस्ट जो है वो वन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होता है. बहुत बार हमने देखा है कि होमोजेनस कैटालिसिस में किसी तो भी एक रिएक्टेंट के साथ कैटालिस्ट क्या होता है? रिएक्ट होता है, एंड क्या तैयार करता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. क्या तैयार करता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार करता है. अरे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल है तो रेडिली डिकम्पोज होगा और हमें क्या देगा? प्रोडक्ट देगा, और इसकी वजह से रिएक्शन को फास्ट करवाता है. तो in case of homogeneous catalysis, most of the time catalyst reacts with one of the reactant and form highly unstable activated complex, which then readily decomposes into corresponding product, and that's how it increases the rate of reaction. तो इस तरह से ये जो कैटलिस्ट है होमोजेनस कैटालिसिस वाला, वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है. समझ में आया? तो होमोजेनस कैटालिसिस में कैटलिस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, और वो रेडिली अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज होगा और हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा. इस तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर सकता है. तो होमोजेनस कैटालिसिस कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो होमोजेनस कैटालिसिस को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके फिनोमेनन को, उसके वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, तो आपको कौन से थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। होमोजेनस कैटालिसिस कैन बी वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, याद रहेगा। अब दूसरा जो है वो है हेट्रोजेनस कैटालिसिस। अब जाहिर सी बात है, मतलब तो समझ में आया ही होगा आपके, हेट्रोजेनस कैटालिसिस किसे बोला जाएगा। तो जब रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट अलग अलग फेज में प्रेजेंट रहेंगे तब जो भी कैटालिसिस होगा उसे क्या बोला जाएगा? हेट्रोजेनस कैटालिसिस। द कैटालिसिस इन व्हिच कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनस कैटालिसिस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे N2 गैसियस स्टेट में है, थ्राइस H2 ये भी गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे आयन है कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम एंड Al2O3 क्या है? एज अ प्रोमोटर है, और हमें क्या मिलता है? ट्वाइस NH3 मिलता है गैस। तो यहाँ पे Fe सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में है, मतलब ये अलग दिखाई देंगे और ये अलग दिखेगा, मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट अलग है और वो अलग फेज तैयार कर रहा है, इन दोनों से अलग फेज में एग्जिस्ट होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? हेट्रोजेनस कैटालिसिस। जनरली गैसियस रिएक्शन ऑकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। जैसे कि आप हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करते हो, ऑयल है लिक्विड, हाइड्रोजन है गैस, एंड प्लैटिनम, पैलाडियम, मैग्नीज, निकेल क्या है? सॉलिड है। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किसका एग्जांपल है बच्चों? हेट्रोजेनस कैटालिसिस का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ आयन एज अ कैटालिस्ट, ये भी क्या है? हेट्रोजेनस कैटालिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट 1100 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, रोडियम गैस और इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम क्या है बच्चों? हेट्रोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हेट्रोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल कौन होता है? गैसियस रिएक्शन ऑकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। ये कौन सा एग्जांपल फॉर्म करता है? हेट्रोजेनस कैटालिसिस का। हेट्रोजेनस कैटालिसिस में कैटालिस्ट किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता है। कैटालिस्ट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी रिएक्टेंट। हेट्रोजेनस कैटालिसिस में कैटालिस्ट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी रिएक्टेंट, बट इट प्रोवाइड्स साइट यानी ये वाला साइट नहीं, साइट यानी कौन सा? SIT साइट, ये चाहिए, साइट फॉर अ रिएक्शन। और जगह अवेलेबल करवा के देगा रिएक्शन के लिए, लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो ये होता है हेट्रोजेनस कैटालिसिस में। तो इन हेट्रोजेनस कैटालिसिस इट इज फाउंड दैट कैटालिस्ट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, बट इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर रिएक्शन, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस सॉलिड कैटालिस्ट के सरफेस पर ये गैसेस एडसॉर्ब होते हैं और इसलिए हम एडसॉर्प्शन थ्योरी का इस्तेमाल करके हेट्रोजेनस कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस कैन बी वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस में कैटालिस्ट जो है उसकी फेज अलग रहती है और वो रिएक्टेंट के साथ कभी रिएक्ट नहीं होता, और उसको हम वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके बेसिस पर से? एडसॉर्प्शन फिनोमेनन के बेसिस पे, एडसॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर से। तो होमोजेनस कैटालिसिस इज वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, व्हाइल हेट्रोजेनस कैटालिसिस इज वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब कैटालिस्ट बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता होगा? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉजिटिव कैटालिस्ट ही है, तो उसके बारे में देखेंगे। समझो एक रिएक्शन है और वो इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट हो रही है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अब ध्यान में आया होगा आपको, हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है बच्चों? ये ग्राफ है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट की अपनी खुद की कुछ एनर्जी होगी, लेट दैट एनर्जी बी HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट धीरे धीरे एनर्जी अब्सॉर्ब करते जाएंगे और सफिशिएंट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे,
ट्रांजिशन स्टेट तैयार होगी और क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार होगा। तो ये अपना रिएक्टेंट है और ये अपना प्रोडक्ट है। तो ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो है इसे बोलेंगे हम HP। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है, HP माइनस HR, और फिलहाल ये क्या है, निगेटिव है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बराबर है। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हमारी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को सामने रखकर ग्राफ निकाला। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और ये डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी है, इसे हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों ये जो दिखाई देता है एनर्जी डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। Difference between the energy of transition state and average energy of reactant is called as energy of activation, और इसे हम ये इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, जैसे हम कहीं जाते हैं तो गाइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ताजमहल देखने जाओगे या लाल किला देखने जाओगे तो आपको गाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ताजमहल देखने जाओगे और गाइड नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन देखने वाला नहीं है, तो आप क्या देखेंगे, बस देखेंगे और वैसे वापस आएंगे, आपको कुछ मालूम नहीं होगा उसके बारे में। लाल किला देखने जा रहे हैं और वैसे खुद ही देख रहे हो तो आपको क्या पता चलेगा कि लाल किला में यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, ये क्यों ऐसा है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए, कुछ ऐसे साइट देखने के लिए, तो आप जरूर गाइड कर दीजिए। 100-150 रुपये लेगा हो, लेकिन गाइड करना चाहिए आपने। गाइड क्या करता है, अपने पास सामान होगा, सामान मतलब खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि लाल किला देखने जाएंगे तो 2-4 घंटे तो लगेंगे। साथ में बच्चे हैं तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए हमारे पास में जो बैग है उसमें बिस्किट होंगे, उसमें अलग अलग सामान होगा, पानी पीने की बोतल होंगी। लेकिन वो बोतल पानी पीने की 1-2 होंगी, बिस्किट के पूरे होंगे वहाँ पे, बिस्किट होंगे वहाँ पे, लेकिन वो बैग हाथ में लेकर 3-4 घंटे घूमना हमें जान पे आता है। बच्चे को भी लेना पड़ता है और उसको लेकर चलना पड़ता है, तो हमें इरिटेट हो जाएगा वो, क्योंकि बच्चे का वेट भी कम नहीं है, बराबर है। अब ऐसे बच्चे को उठा के एक हाथ में बैग पकड़ के हम घूम रहे इधर उधर तो परेशानी होगी, और देख रहे हैं तो देखने में भी दिलचस्पी नहीं होगी, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त कैटलिस्ट अपना जो गाइड है वो कर लेना चाहिए। गाइड क्या करता है, अच्छा गाइड रहा तो, ईमानदार गाइड रहा तो, सब्जी आप रहने दो, बच्चे को दे दो, मेरे को, बच्चे को बिठा देगा अपने कंधे पर, सब्जी आप अपनी बैग भी दे दो, बैग भी लेगा, बच्चे को एक हाथ से पकड़ेगा और एक हाथ से बैग पकड़ेगा, और चलते चलते हमें बताते जाएगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, डिटेल में बताएगा। अब हमारा बोझ भी कम हो गया, सारा बोझ उसने ले लिया, और दूसरी बात हमें वो इन्फॉर्मेशन बताते जा रहा, और वो इन्फॉर्मेशन बताते अच्छे ढंग में, अच्छे खासे ढंग में कि सुनने को जी करता है। मतलब हमें 3-4 घंटे कैसे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मतलब जो प्रोसेस 4 घंटे चलने वाली थी वो 4 घंटे ही चली, लेकिन हमें समय का पता नहीं चला, क्योंकि हमें लोड आया ही नहीं। बच्चे को उसने लिया, बैग ने भी उसने लिया, और वो हमें कहानियां भी बताते गया, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी हिस्ट्री की बताते गया, मतलब हमें वो साइट सीइंग करते वक्त इंटरेस्ट आ गया। इसलिए पॉजिटिव कैटलिस्ट अच्छा गाइड रहा तो ये होगा, बुरा गाइड रहा तो क्या करेगा, सब्जी बच्चा दे दो, सब्जी बैग दे दो, और सब्जी आगे गए कि ये खो, बच्चा भी गया, बैग भी गया, पैसा भी चला जाएगा। मतलब किला देखना रहेगा बाजू में, पहले बच्चों को ढूंढो, मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जो बोगस गाइड रहते हैं, बेईमान गाइड जो रहते हैं, वो निगेटिव कैटलिस्ट जैसे होते हैं, प्रोसेस को लंबा कर देते हैं, और जो अच्छे गाइड होते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसे होते हैं, उनके साथ समय कैसे बीतता है पता भी नहीं चलता। उल्टा हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ और समय बिताना चाहिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग ढंग से वो स्टोरी बताते हैं। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट अच्छे गाइड के जैसे हैं, वो हमें हमेशा ऐसे रास्ते से लेके जाते हैं जिस रास्ते से हमें आनंद ज्यादा आए, समय कम लगे, क्योंकि वो अच्छे गाइड है। और बुरे गाइड जो होते हैं वो हमें ऐसे रास्ते से लेके जाते हैं जहां पे कोई इंसान ना हो, जरा कुछ चहल पहल ना हो, मतलब हमें लूट सकता है वो, वहां पे हमें खतरा हो सकता है। तो ऐसे लंबे रास्ते से लेके जाएगा जिधर से कोई जाता आता ना हो, मतलब हमारे साथ वो कुछ बुरा भी कर सकता है। तो लंबा रास्ता लिया उसने, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है,
जान का जोखिम है वो अलग, और अच्छा गाइड रहा तो शॉर्टकट से लेके जाएगा, अच्छे रास्ते से लेके जाएगा और उसके साथ मजा भी आएगा। इसलिए अच्छे गाइड और बुरे गाइड में जैसा फर्क है वही फर्क है पॉजिटिव कैटलिस्ट में और नेगेटिव कैटलिस्ट में। तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को ऐसे रास्ते से लेके जाता है जिस रास्ते से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, कम होती है। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है बच्चों, तो इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। बिना कैटलिस्ट के इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती थी रिएक्टेंट को, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए समय ज्यादा लगता था, इसलिए रिएक्शन स्लो। अब कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया हमने, पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को उस डायरेक्शन से लेके जाएगा, उस रास्ते से लेके जाएगा जिधर से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो। मतलब टेम्परेचर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को नहीं बदलता था, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के पाथवे को ही बदल देता है, मैकेनिज्म को ही बदल देता है, और इसलिए वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी बदल देगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर है तो ऐसे रास्ते से रिएक्शन को लेके जाएगा जिधर से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी। अब इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करना रिएक्टेंट का बाएं हाथ का खेल है, फटाक से इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी होगा। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होने की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ गया। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो लंबे रास्ते से लेके जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिधर से ज्यादा है उधर से लेके जाएगा। पहले से भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अब ज्यादा है, इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए कम समय लगेगा, इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, तो रिएक्शन भी स्लो होगी। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है बच्चों, और ये जो वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड दैट्स व्हाई इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो या नेगेटिव कैटलिस्ट हो, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बदल देता है। कैसे बदल देता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कम होता है। समझ में आए? तो इस तरह से ग्राफिकली हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं। बराबर। अब कैटलिस्ट क्या करता है, समझो रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, ए गिव्स बी और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया हमने तो जाहिर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अगर हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल है, हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी और पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी फास्टली तैयार होगा, प्रोडक्ट फास्टली तैयार होगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी फास्टली बढ़ेगा, एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फास्टली बढ़ेगा तो प्रोडक्ट रिएक्ट भी फास्टली होगा, वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली बढ़ते गया तो बी रैपिडली रिएक्ट होके बैकवर्ड रिएक्शन दिखाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन का भी रेट बढ़ेगा। अगर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया रिवर्सिबल रिएक्शन में तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस रैपिडली। बी हमारा रिएक्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, बी हमारा रिएक्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, और हमें पता है कि जब जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ेगा। मतलब कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन को भी बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट दुगना हो गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रेट दुगना ही होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट 5 गुना बढ़ गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जितना रेट होगा वो 5 गुना बढ़ेगा। देखो मैंने रेट इक्वली बढ़ेंगे, रेट इक्वल होंगे ऐसा नहीं कहा, मैंने क्या कहा, रेट इक्वल गुना बढ़ेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट x है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट y है। समझो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट अगर 3 गुना बढ़ गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट क्या होगा, 3 गुना ही बढ़ेगा। लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट अभी भी क्या है, अनइक्वल है, अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए रेट क्या दोनों डायरेक्शन में अनइक्वल है। लेकिन वो बढ़े कैसे, इक्वल फ्रैक्शन से। ये 3 गुना बढ़ा तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा।
तो कैटलिस्ट increases the rate of reaction in both direction, forward as well as backward direction, and it increases both rate by equal fraction. और हमें मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट 3 गुना बढ़ गया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रेट 3 गुना बढ़ेगा. 3 3 कैंसिल, 5 गुना ये बढ़ गया तो ये भी 5 गुना बढ़ेगा, 10 गुना ये बढ़ गया तो 10 गुना ये भी बढ़ेगा. मतलब रेशियो क्या रहने वाला है, RF अपॉन RB. मतलब कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी. तो कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहां पे लिख देते, देखो यहां पे कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट इन बोथ डायरेक्शन. समझ में आया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट x है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी क्या होगा, x ही होगा. तो आपको कभी कभार ऐसा सवाल पूछा जाता है, सर्टेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एट दैट टाइम value of equilibrium constant is found to be 1.25 into 10 to the power minus 3. For that reaction, energy of activation is found to be 38.2 kilojoule per mole. ऐसे कुछ तो भी वैल्यू रहेगी उसकी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू दी है और पूछा गया व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो आपका आंसर क्या होगा, 1.25 into 10 to the power minus 3, क्योंकि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. समझ में. तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन RF as well as RB. कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शन अगर 60% होती है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन 60% ही होगी. मतलब कैटलिस्ट नेवर इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट जो है वो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ाता. देखो हम पढ़ाई जितनी करनी है उतनी ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं. हाँ पिताजी घर पे नहीं है तो हम मम्मी को तो मानते ही नहीं, हम ज़्यादा मम्मी तो गिनते ही नहीं हम, तो हम धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं. टंगड़ मंगड़ करत मस्त पे क्या आपण अभ्यास करतो, आईचं काही टेन्शन घेत नाही आपण. तो जब घर पे पिताजी नहीं रहते तो हम पढ़ाई अपने मन से करते हैं. मन रहा तो करेंगे, मन रहा तो नहीं करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे. लेकिन पिताजी घर पे रहे तो पढ़ाई उतनी ही करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते हम. लेकिन पिताजी घर पे है तो पढ़ाई फटाक से करते हैं, क्योंकि पिताजी का ध्यान रहता है, अरे पढ़ाई नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, फटाक से देते हो. तो इसलिए हमें जितनी पढ़ाई करनी होती है उस दिन उतनी ही पढ़ाई करते हैं हम. लेकिन मम्मी के प्रेजेंस में, मतलब पिताजी नहीं रहेंगे वहाँ पे, कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो उतनी पढ़ाई करते हैं. पिताजी है तो उतनी ही पढ़ाई करेंगे, लेकिन कम समय में होगा, क्योंकि डर रहता है पिताजी का. तो पिताजी के होने से पढ़ाई की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, पढ़ाई उतनी की, सिर्फ पढ़ाई जल्दी खत्म हुई. वैसे कैटलिस्ट का है, कैटलिस्ट जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को नहीं बदलता. कैटलिस्ट डज नॉट चेंज. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कांस्टेंट रहता है, मतलब एक्सटेंट भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल नहीं रहा तो एक्सटेंट भी नहीं बदलेगा. तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 60% रिएक्शन हो रही है, तो एब्सेंस में भी कितनी होगी, 60%. एक्सटेंट नहीं बढ़ेगी. समझ में है. तो कैटलिस्ट डज नॉट change the extent of reaction. Catalyst does not change the value of equilibrium constant. Catalyst increases the rate of reaction in both direction in case of reversible reaction. Catalyst जो है equilibrium position को भी change नहीं करता. Catalyst does not change equilibrium position. Extent same है तो equilibrium की position भी same रहेगी. इसलिए catalyst does not change the equilibrium position, but it fastens the reaction. बराबर है. It change the T-half for reaction. समझ में. तो catalyst क्या करता है, T-half कुछ बदलता है. catalyst क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलता. समझ में आया इतना. ठीक है बच्चों.